हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों, हमारे ज्योग्राफी 12वीं क्लास की ज्योग्राफी में पहला चैप्टर चल रहा है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हमने कल पढ़ा था मानव का प्राकृतिकरण, जिसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि एक बेंदा नाम का व्यक्ति किस तरीके से जंगलों में रहता है, अपने आप को उस जंगलों में किस तरीके से ढालता है, जंगलों में ही रहता है, खाता है, पीता है, उसका परिवार भी रहता है, पूरा बचपन उसी में बीतता है और उसी प्रकृति की रक्षा करता है और उसी में पलता बढ़ता रहता है। बाहर के लोगों से डरता है, छुप जाता है। ये सारी कहानी हमने पढ़ी थी और उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया गया था कि मानव किस तरीके से अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढालता है और किस तरीके से वह प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण कि किस तरीके से वर्तमान का मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। इसमें भी एक कहानी दी हुई है बच्चों, जो कि एक ठंडे प्रदेश की कहानी है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। मानव का प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवन और भारी हिम यानी बर्फ। ये ट्रांडहाइम शहर है यूरोप महाद्वीप में, जहाँ बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है यानी दिखाई नहीं देता है। कैरी नाम की एक महिला है जो प्रातः 8 बजे अंधेरे में, प्रातः 8 बजे अंधेरा रहता है वहाँ, प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है, अपने बिजनेस या जो भी काम करती है अपने रोज़गार पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं, उसकी गाड़ी में विशेष टायर हैं और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। जब बर्फीली आंधियाँ चलती हैं तो उसमें दिखाई नहीं देता। उसका कार्यालय सुखदाय 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है, यानी उसमें हीटर लगे हुए हैं कार्यालय में, तो उसके अंदर का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है, यानी कहने का मतलब वह प्रोफेसर है, और जिसमें वह काम करती है कांच के एक गुंबद के नीचे बना हुआ है। कांच का गुंबद है, उसके नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हमको बाहर रखता है, यानी जैसे मंदिर का ऊपर का गुंबद होता है, चोटी होती है, इस तरीके से ये बना हुआ है जो बर्फ़ को बाहर रखता है, सर्दियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश भी होता है कांच के माध्यम से। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम यानी बिगड़े हुए मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते, ऐसे बर्फीले क्षेत्र में कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, गर्म वाले इलाकों से मंगाए जाते हैं, केला वगैरह, कीवी वगैरह। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। कैरी जो है जुड़ जाती है अपने वर्क पे। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो बच्चों, ये कहानी से हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ या क्या अनुभव प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं कि मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। मानव अपनी तकनीक से प्रकृति को अपने अनुसार ढाल करके वह जैसा चाहे वैसी प्रकृति उत्पन्न कर सकता है। तो ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई?
यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। यानी टेक्नोलॉजी से हुआ ये सब। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं, कुछ अन्य उदाहरण जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, ये ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता थे, जलवायुवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारधाराओं जो कि पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है, दिखाता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है, तीसरी विचारधारा को। आप में से जो लोग शहरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं ज़रूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। जो यातायात ट्रैफिक लाइटें होती हैं उनके द्वारा यातायात ट्रैफिक नियंत्रण होता है। ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको। एवर यानी पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ। तो संकल्पना इन बत्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मानव प्रकृति के विभिन्न नियमों का पालन करता जाए और पालन करते करते वे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है, इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि नहीं करती हों संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हम प्रकृति या पर्यावरण का तब तक उपयोग कर सकते हैं जब तक उसको कोई हानि नहीं हो तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। जो अंधाधुंध रफ्तार होती है उससे हम ये नहीं कह सकते दुर्घटना नहीं होगी, तो मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अपक्षय, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबलाइजेशन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं जो मानव ने बिना बंदिशों के अंधाधुंध उपयोग किया है प्रकृति का। नव निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। तो कहने का मतलब ये विचारधारा ये कहती है कि मानव को प्रकृति की संभावना का उपयोग करते हुए सतत पोषणीय विकास के आधार पर उपयोग करना चाहिए और अपने विकास को अग्रसर करना चाहिए। अब आता है समय के गलियारों से मानव भूगोल के समय के साथ साथ मानव भूगोल में क्या क्या चेंजेज आए। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से पारिस्थितिकीय निकेत यानी घर में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। पर्यावरण से अनुकूलन और संयोजन की प्रक्रिया जब से मानव का उदय हुआ है तब से ही शुरू हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। मानव भूगोल की प्रारंभ की कल्पना करें कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है तभी से मानव भूगोल प्रारंभ हुआ है, तो इसकी जड़ें इतिहास में बहुत ही गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है, यानी बहुत लंबा संबंध पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। यानी उपक्षेत्र कह सकते हैं हम इसको। उपागमों में यह गत्यात्मक विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। गत्यात्मक का मतलब होता है गतिशील। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रियाएं नगण्य थीं। पहले जो विभिन्न समाज थे, मानव समाज, उनके बीच में नगण्य थी बिल्कुल, क्योंकि
एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। यात्री जहाँ जाते थे वहाँ की सूचनाएं एकत्रित करते थे और उनका प्रसार करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी उस समय, और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थीं। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए, यानी खोज शुरू हुई, और धीरे धीरे देशों लोगों के विषय में जो मिथक और रहस्य थे वो खुलने शुरू हो गए। जो मानव ने अपने मिथक बना रखे थे कि दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया और लोग यहाँ नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, तो वो सारे मिथक और रहस्य खुलने लगे। उपनिवेश युग ने, यानी जब गुलामी का युग था, जब अंग्रेज़ों ने या यूरोपियन देशों ने विभिन्न देशों, दुनिया के देशों को गुलाम बनाना शुरू किया, तो उस युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की, यानी विभिन्न प्रकार की खोजें हुई और उनकी गति बढ़ी ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके। तो प्रत्येक प्रदेश में जिन जिन संसाधनों का उपयोग होता है या उन संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सकें श्रेणीबद्ध तरीके से। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है कि किस तरीके से मानव भूगोल का विकास हुआ विभिन्न प्रक्रियाओं में। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उपक्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। इसके बाद में बच्चों आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है, बाकी का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।